सब बच्चे जो आपको देखने वाले हैं वो सब के दिमाग में ये था कि सर तो स्ट्रैटेजी बता दो, है ना, कि कैसे पढ़ाई करनी है। बताओ क्या स्ट्रैटेजी रही है तुम्हारी प्रिपरेशन की? क्या तुमने लास्ट में आकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी या स्टार्टिंग से ही तुम प्रिपेयर करते? बोर्ड्स के एग्जाम के बाद सीयूईटी के एग्जाम में एक ही महीना, ठीक है, उस एक महीने की क्या स्ट्रैटेजी रही है? स्ट्रैटेजी एमसीक्यूज़ के लिए अलग होती है। तो लाइक मैं थ्योरी पढ़ती थी तो एक अलग से रजिस्टर बना लिया था जिसमें जितने भी एमसीक्यूज़ रहते थे वो मैं अलग से नोट डाउन कर लेती थी, तो एग्ज़ाम के टाइम सेपरेटली वो ही पढ़ के जाती थी। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का जो तुम्हारा ड्रीम था वो तो पूरा होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में इतना इंटरेस्ट किसकी वजह से आया तुम्हारा? आपकी वजह से आया ऑफ कोर्स। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो तुमने किए थे क्या क्वेश्चंस रिपीटेड मिले तुम्हें? सारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं अभी, है ना, खास करके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके लिए बेसिकली यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज आप लोगों की मुलाकात करवानी है एक बड़े ही खतरनाक टॉपर के साथ। नाम उनका आप लोगों को बताने वाला हूं मैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले आप सबका स्वागत है सीयूईटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस, सीयूईटी के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को राइज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो बहुत सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं, उसमें से एक जो फर्स्ट इंटरव्यू है मेरी बहुत ही खास स्टूडेंट के साथ, जिनका नाम है अनन्या आर्या। और अनन्या आर्या से आपकी बात करवाने से पहले आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनका मेरिट क्या है ना। तो इनके पास 4 सब्जेक्ट्स थे, इनके पास हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, और सीयूईटी में चारों के 4 सब्जेक्ट्स में इनके 200 में से 200 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अड्डा 24/7 की ये सुपर टॉपर है, और इनके साथ आज हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। शी वॉज माई पेड स्टूडेंट, जून से जुड़ी हुई थी, एम्बिशन बैच से जुड़ी हुई थी। लेटर शी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ आर प्रतिज्ञा 1.0 बैच, ठीक है। आइए बात करते हैं, स्वागत करते हैं हमारी सुपर टॉपर का, अनन्या आर्या का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी अनन्या, कैसे हो तुम? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। अच्छी लग भी रही हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए अनन्या, कहाँ रहती हो तुम? सर मैं पटना से हूँ, बिहार। प्रॉपर पटना से? हाँ जी। तो तुम खास हमें मिलने के लिए आई हो यहाँ? हाँ जी हाँ जी, चलो, आज मिलने आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि कैसा लगता है 800 में से 800 लाकर? सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सरियल फीलिंग है, लाइक अभी भी सिंक इन नहीं करता है, तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं यही यू आर कहूँगी। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये फीलिंग मुझे भी थी जब मैंने जामिया का एग्ज़ाम दिया था, और मेरा जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 था, ठीक है, लेकिन मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया था। खैर, लेकिन आपका इंटरव्यू हो रहा है ना। एक तो आपसे मिलने की भी बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, होप कि आपको भी हो रही होगी। सेम सेम और सर। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना, ताकि बच्चों को पता लगे कि किस तरीके से तुमने पढ़ाई करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन? किस चीज़ का हाँ जी। बिजनेस है आपका? सर हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलते हैं पापा के, ठीक है, तो वही बिजनेस है। ठीक है। बात करते हैं तुम्हारी 10th क्लास की। 10th क्लास तुम्हारी हो गई। 10th क्लास के बाद जैसे ही तुम 11th में आई, ह्यूमैनिटीज क्यों चूज किया था? सर बेसिकली मुझे आगे यूपीएससी करनी है, तो ठीक है। एक रीज़न तो यही था, और सेकेंडली मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा था, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, दैट इज़ वाई। ठीक है। घर में कोई है ह्यूमैनिटीज के हाँ, stream मेरे से? पापा ही, उन्होंने भी पॉल साइंस ऑनर्स करा था। अच्छा, ओके। और आपको क्या करना है? मुझे भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। क्यों इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? सर बेसिकली तो आप जैसे पढ़ाते हो उससे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जागा है, बट ऐसे मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके, ठीक है। ये जो भी बोल रही है अपने खुद के दिल से बोल रही है। जी बताइए। तो पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा थियोरेटिकल कम है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, दैट इज़ वाई। ठीक है। और घर में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरा एक छोटा भाई है, और मैं हूँ। ठीक है, 4 लोग। हाँ जी। और भाई क्या करता है? मेरा भाई 9th क्लास में अभी। ठीक है। उसको भी ह्यूमैनिटीज दिलोगे तुम? नहीं, उसको जो लेना है वो। अच्छा, ठीक है। तो बात करते हैं कब से तुम जुड़ी हो हमारी टीम के साथ, अड्डा 24/7 के साथ कब से जुड़ी हो? सर मैं जून से ही जुड़ी थी, जून ठीक है। 2023। और ये गाइड किसने किया तुम्हें कि अड्डा से बैच लेना है, या तुमने खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखकर बैच लेने की सोची थी? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, डेमो क्लासेस बहुत सारी देखी थी, सारे सब्जेक्ट्स की देखी थी जो भी मेरे पास थे 11th में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैच लेना है पेड। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे भी क्लासेस लिए तुमने? हाँ जी, लिया। पेड में भी लिए क्लासेस? क्या डिफरेंस लगता है यूट्यूब की क्लासेस में और पेड की क्लासेस में?
यूट्यूब की क्लासेस में थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कम रहता है। पेड क्लासेस में आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो ठीक अब है। टीचर्स के साथ, और डाउट्स भी आप रिजॉल्व करवा सकते हो। एक ये भी बेनिफिट है पेड क्लासेस ठीक है। का। अड्डा 24/7 के ऐप में कुछ है ऐसी फीचर्स हाँ जिससे जी। डाउट्स वगैरह क्लियर होते हैं? हाँ हाँ, डाउट्स वाली फीचर है, चैट का फीचर है, तो लाइव क्लास में आप चैट में अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ठीक है, डाउट बॉक्स भी है अपने पास। डाउट बॉक्स भी है, उसमें आप और इमेजेस भी भेज सकते हो अगर आपको कोई इमेज रिलेटेड डाउट है तो। ठीक है, और हैंड रेज का ऑप्शन हाँ, हैंड रेस का ऑप्शन भी है। तुमने यूज किया है कभी? हाँ जी, किया है। चलिए, तो मुझे ये बताओ कि सब बच्चे जो आपको देखने वाले हैं वो सब के दिमाग में ये था कि सर बस स्ट्रैटेजी बता दो, है ना, कि कैसे पढ़ाई करनी है। बताओ क्या स्ट्रैटेजी रही है तुम्हारी प्रिपरेशन की? क्या तुमने लास्ट में आकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी या स्टार्टिंग से ही तुम प्रिपेयर कर रही थी? सर मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करी थी, जैसा मैंने कहा कि मैंने जून में ही बैच ले लिया था। ठीक है। तो डोमेन्स का तो सिलेबस सेम रहता है, तो वो मैंने 12th के साथ ही प्रिपेयर करने की कोशिश की। हाँ, स्ट्रैटेजी एमसीक्यूज़ के लिए अलग होती है। तो लाइक मैं थ्योरी पढ़ती थी तो एक अलग से रजिस्टर बना लिया था, जिसमें जितने भी एमसीक्यूज़ रहते थे वो मैं अलग से नोट डाउन कर लेती थी। तो एग्ज़ाम के टाइम सेपरेटली वो ही पढ़ के जाती थी ठीक है, रिविज़न। मुझे ये बताओ कि स्कूल का सिलेबस है ना, सीयूटी का सिलेबस है, स्पेशली सीयूटी में अगर हम लोग जीटी की बात करें और इंग्लिश की बात करें, है ना, कंप्लीटली सिलेबस अलग है। बिल्कुल। दूसरी चीज अगर हम लोग डोमेन्स की भी बात करें तो डोमेन्स में बोर्ड्स का सिलेबस लिमिटेड होता है, उसमें एडिशनल टॉपिक्स नहीं आते हमारे पास, डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके साथ कैसे कोप किया तुमने? तो जब मैं 12th कर रही थी तो मैंने एक बारी डिलीटेड चैप्टर्स और एडेड टॉपिक्स पढ़े थे। फिर मेरे 12th के एग्ज़ाम्स जब ख़त्म हो गए तो मैंने उनको रिवाइज़ किया, और फिर बहुत सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए, एमसीक्यूज़, डेली क्विज़ेज़ आते थे ऐप पे। वो भी मैं एक टॉपिक पढ़ती थी, उस टॉपिक का फिर डेली क्विज़ देती थी। तो इस तरीके से पढ़ती थी और फिर रिविज़न करती थी। स्कूल जाती थी हाँ, जाती थी। रोज? हाँ, नहीं रोज़ नहीं, कम जाती थी, बट जाती थी। तो स्कूल वाले कुछ कहते नहीं थे क्यों नहीं जा रही है? नहीं, मतलब जितनी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है उतनी तो कर लेती थी, बाकी ऐसे हर दिन नहीं जाती थी। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा कम जाती थी। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर स्ट्रैटेजी तो हमें पता लग गई कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, लेकिन सर चैलेंजेस का क्या, है ना? व्हाट वर द चैलेंजेस दैट शी वाज फेसिंग ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन? तो अनन्या, क्या क्या चैलेंजेस थे, है ना? बोर्ड्स भी करना है, सीयूटी भी करना है, तो आपको क्या लग रहा है क्या चैलेंजेस होंगे? सर सबसे पहली बात तो सीयूईटी अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस चीज़ के बारे में। तो रिसर्च लगी अच्छी खासी कि पैटर्न क्या है, कितने पेपर्स देने होते हैं, कैसे होते हैं पेपर्स। उसके बाद सिलेबस भी डिफरेंट है, लाइक बोर्ड्स में तो हम थ्योरी पढ़ते हैं कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। ठीक है। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज़ करने पड़ते हैं, और एमसीक्यूज़ भी ट्रिकी आते हैं, एकदम डायरेक्टली नहीं आते। आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस लगेगी अच्छी खासी। पीवाईक्यूज़ जितने भी मुझे 2 साल के मिले, मैंने सारे सॉल्व किए हैं। रिवीजन ने कितना हेल्प करा तुम्हें, या रिवीजन इंपॉर्टेंट भी है रिवाइज करना? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप लेक्चर दे देते थे, उसके बाद मैं एक बार अच्छे से दिमाग में तो चला ही जाता था, उसके बाद मैं एक बार खुद से एनसीईआरटी रीड करती थी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो रिवीजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो भी आप मंथली भी मैं सारे चैप्टर्स जितने हो गए हैं मेरे वो भी रिवाइज़ करती थी। अच्छा, 1 साल तुमने प्रिपरेशन करी, है हाँ ना? जी। यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू। डीमोटिवेट होती थी कभी? हाँ, डिमोटिवेट होती थी, लाइक रोज होती थी? नहीं रोज़ नहीं, कभी-कभी वैसा मोमेंट आता था तो डिमोटिवेट होती थी मैं। ठीक है, क्या करती थी? उस समय बस अपने आप को यही रिमाइंड करती थी मैं कि मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, और अगर जाना है तो फिर करना पड़ेगा। तो बस वही सोच के, पेरेंट्स का सोच के, अपने ड्रीम का सोच के। अच्छा, तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए कि तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल सकता हाँ है ना? जी। जैसे कि तुमने बताया तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो कौन सा कॉलेज है, मतलब जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, या तुम्हें वहीं पर एडमिशन चाहिए? सर मुझे एडमिशन तो हिंदू कॉलेज में चाहिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मैं ट्राई करूँगी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का जो तुम्हारा ड्रीम था वो तो पूरा होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस में इतना इंटरेस्ट किसकी वजह से आया तुम्हारे? आपकी वजह से आया, ऑफ कोर्स आपकी वजह से आया, और सब्जेक्ट भी देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपैरेटिवली ठीक बाकी है। अच्छा, सब्जेक्ट्स। तुमने ढूंढा कैसे क्यों? टीचर्स को या सीयूटी अड्डा 24/7 के चैनल को कैसे ढूंढा तुमने? फर्स्ट टाइम तो आई केम अक्रॉस द चैनल यूट्यूब पे ही। तो ठीक है। यूट्यूब पे ही सबसे पहले मैंने किसकी वीडियो देखी थी आपने? आपकी देखी थी सबसे पहली ठीक वीडियो। है, कौन सा चैप्टर था, याद है? नहीं, ये तो याद नहीं है, शायद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि पॉलिटिकल साइंस बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है, हिस्ट्री भी वास्ट है, सब सब्जेक्ट वास्ट है। मुझे बताओ कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
सबसे बोरिंग अब तुम्हारे 800 में से 800 है तो बोरिंग तो कोई भी नहीं लगता होगा, लेकिन वैसे फिर भी थोड़ा सा हाँ, इसको छोड़ के ये कोई लेती है कंपैरेटिवली types। ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा बोरिंग ज्योग्राफी बोरिंग लगता है, ठीक है। अच्छा ये भी बताओ मुझे कि एक सवाल चल रहा है मेरे दिल में कि मैं पूछूं इससे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैनेज ही नहीं हो रहा है ना। इनफैक्ट तुमने पेड क्लासेस में भी देखा होगा और यूट्यूब पे भी देखा होगा कि सर इतनी क्लासेस हो जाती है ना, क्लासेस भी पढ़नी है, स्कूल भी पढ़ने हैं, असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, इंटरनल्स भी हैं हमारे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया तुमने? टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो एवरी डे बिगनिंग से, तो आपको एंड में उतना लोड वैसे भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा मैं टाइम डिवाइड कर लेती थी, लाइक मेरा एवरी डे के टू डू लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये ट्राई करती थी कि मेरा डे का गोल कंप्लीट हो, बाकी मैं आवर्स फ्लेक्सिबल रखती थी। जब मेरा मन करता था तब पढ़ती थी, जब नहीं मन करा तो कभी कभी रेस्ट ले लेती थी। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया इसने कि टाइम को जो है ये फिक्स नहीं करती थी कि मुझे 2 ही घंटा पढ़ना है या 4 ही घंटा पढ़ना है ना। घंटों से वैसे भी पढ़ाई होती नहीं है ना। डिवाइड योर डे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, है ना। तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेज को बांट दो। आज ये वाला टॉपिक करना है तो करना ही है ना, आज वाला ये वाला चैप्टर करना है तो करना है ना। अच्छा तो दिन में स्कूल भी है जो कि तुम जाती थी, अड्डा की क्लासेस भी है जो कि काफ़ी 3-4 घंटे तो एटलीस्ट चलती ही चलती है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का होमवर्क भी होगा, है ना, प्लस रिवीजन भी करना है, ठीक है। और एक सवाल सबके दिल में ये भी चल रहा होगा कि सोती कितने घंटा थे सर ये? सोती तो मैं डेफिनेटली 8 आवर्स थी एवरी डे। ठीक है, फिर कैसे टाइम मैनेज हो रहा है 16 घंटे में? तो फिर मैं 6-7 घंटे तो स्कूल में चले हाँ जाते होंगे। 6-7 घंटे स्कूल में चले जाते थे। ठीक है, मैं यूजुअली घर आके रिवीजन ही करती थी। ठीक अगर है। कोई ऐसे होमवर्क रहा तो फिर वो किया, बाकी उसके बाद 2-3 घंटे रिवीजन करती थी। बाकी थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह कट ऑफ किया, ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था फैमिली के साथ, बट उन लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी। तो वो ठीक भी है। समझते थे कि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मोस्टली मैं ऐसे सिक्लूडेड ही रहती थी। अच्छा, आइसोलेटेड रहे होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। कुछ और एक्टिविटी करी है तुमने हाँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ? सिंगिंग डांसिंग वगैरह पसंद है काफ़ी, तो ठीक है, मैं करती 2 रहती लाइनें थी। गवा दे आपसे। नहीं नहीं प्लीज़ सर, 1 लाइन, नहीं नहीं कुछ भी जो जो अच्छा लगे, सर, कौन सा गाना आप बताओ। जो आपका दिल करे। ओके। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। नाइस नाइस, क्लैपिंग बनती है बाबू इसके लिए, है ना। और आप लोग सब लोग बताना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि इसकी देखो टैलेंट देख रहे हो कितना भरा भरा सा पड़ा है ना। तो पढ़ाई में तो अच्छी है ही, लेकिन सिंगिंग देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बन जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे गाना सुन के, है ना। और भी क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे। अब आते हैं अपन क्लासेस पे और मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अड्डा 24/7 जो तुम्हें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता था बीइंग अ पेड स्टूडेंट, और जो क्लासेस प्रोवाइड करता था, तो कितने इफेक्टिव थे क्लासेस और सेशंस और मॉक टेस्ट एवरीथिंग? सेशंस तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही इफ़ेक्टिव थे। लाइक मैं सेशंस के अलावा तो लेक्चर्स और कहीं से नहीं लेती थी। 2 बार मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, उसके बाद मॉक्स मैंने बहुत सारे दिए, जितने भी प्रोवाइड कराए थे अड्डा ने वो सारे मॉक्स मैंने दिए हैं, और बेनिफिशियल तो बहुत थे। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट सेम मुझे एग्ज़ाम में मिले, इवन एकदम सेम ऑप्शंस के साथ। तो वो तो मैं देख के शॉक थी। हाँ बिल्कुल। चलो, तो देख के खुशी हुई थी कि यार ये तो हाँ करा हुआ है। हाँ 15 मिनट में बना लिया था मैंने तो पेपर पॉल साइंस का। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि एक दिक्कत ये आई थी अभी बीच में कि 2022 में सीयूटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ, 2023 में सीयूटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ। सीयूटी 23 में एकदम लास्ट में फरवरी मार्च के आसपास या बोर्ड्स होने के बाद शायद नोटिफिकेशन आता है कि अब पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा, ठीक है। तुमने कोई ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। व्हाट यू डिड इज कि तुम्हें मॉक टेस्ट मिलते थे ऑनलाइन अड्डा 24/7 के ऐप पर, और तुम सिर्फ वहीं पर ऑनलाइन सॉल्व करती थी। तो ओएमआर शीट के ऊपर क्या चैलेंजेस है और कैसे प्रैक्टिस करी थी ऑफलाइन के लिए?
हाँ, ऑफ़लाइन के लिए मैं ओएमआर शीट्स मैंने खरीदी तो नहीं थी, मैं डाउनलोड करके उसको आईपैड में बनाती थी। तो ओएमआर मैंने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस बहुत सारी की है, जब मुझे पता चला लास्ट 1 महीने पहले बताया था उन्होंने कि ओएमआर पे होगा पेपर, तो उसके बाद से मैं ओएमआर शीट्स पे प्रैक्टिस करती थी क्योंकि उसके पहले तो सारे सीबीटी मोड में दिए थे मैंने सारे टेस्ट्स। तो वो तो प्रैक्टिस करनी बनती है और चैलेंजेस तो बहुत है, लाइक आपको बहुत फ़ोकस्ड रहना होता है कि आप जिस क्वेश्चन का आपने आंसर सोचा, आप उसका ही ओएमआर फिल कर रहे हो। और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत बच्चों को हो जाती हैं डिटेल्स फिल करने में। तुम्हें क्यों तो नहीं हुई प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी अच्छा, प्रैक्टिस की अच्छी थी। खासी, हाँ, एग्ज़ाम ठीक के है। पहले। अच्छा, बच्चे ये पूछते हैं कई बार ओएमआर फिल करते हुए कि सर ये बताइए कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर फिल करें या फिर पहले पूरा क्वेश्चन पेपर कर ले फिर आंसर फिल करें, क्या किया जाए? तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी इसमें? मेरी पर्सनली स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं क्वेश्चन देखती थी, अगर मैं 100% श्योर हूँ, लाइक सीयूईटी का तो ये फॉर्मेट है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो हर पेपर में। ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस रहते थे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं एकदम 100% श्योर हूँ, तो फिर मैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ के ओएमआर में मार्क कर देती थी। ठीक फिर है। लास्ट में काउंट करती थी, अगर और करने हैं तो फिर जिसमें थोड़ा अनश्योर हूँ उसमें से चेक करती थी कि किस में ज़्यादा श्योरिटी है, मतलब कंपैरिजन करती थी कि किस में ज़्यादा श्योर, तो फिर वो वाला फिल कर देती थी। तो इस ठीक। टाइप से मैंने करा। बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, नोट डाउन ज़रूर करना इन चीज़ों को, है ना? बहुत काम आने वाला है पूरा साल, खास करके जूनियर्स को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ठीक है, अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम तुम्हारे हो गए, बोर्ड्स में भी जैसे कि मैंने इनका रिज़ल्ट देखा था जस्ट अभी, तो ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 99 है आपके, 1 सब्जेक्ट में 96 मार्क्स है। आई गेस इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 96 है, बाकी सब में 99 मार्क्स है, 98 पॉइंट कुछ परसेंट बन रहे हैं हाँ, आपके। 98.4। 98.4%, ठीक है। तब अपना इंटरव्यू रह गया था, है हाँ। ना? बोर्ड्स के एग्जाम के बाद सीयूईटी के एग्जाम में 1 ही महीना था, ठीक बिल्कुल। है? उस 1 महीने की क्या स्ट्रैटेजी रही है तुम्हारी? उस 1 महीने में मैंने सबसे पहले डिलीटेड चैप्टर्स रिवाइज़ किए, एडिशनल टॉपिक्स पढ़े ठीक और है। उसके बाद एमसीक्यूज़ ही सॉल्व किए। दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो नहीं था कि 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स की तो एनसीईआरटी पढ़ लूँ। एमसीक्यूज के लिए क्या अलग से कुछ रजिस्टर वगैरह बना रखा था? जो रजिस्टर बना रखा था उससे रिवाइज़ करती थी, बाकी तो अड्डा के ऐप पे कंटेंट अवेलेबल रहता, तो वहाँ से एमसीक्यूज़ किए, जितने भी मॉक टेस्ट्स हैं, डेली क्विज़ेज़ हैं, वो सब प्रैक्टिस किए। सबसे इम्पोर्टेंटली प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करके सब जितने शिफ्ट में हुए थे मैंने सारे सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। गुड। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो तुमने किए थे, क्या क्वेश्चंस रिपीटेड मिले तुम्हें? नहीं, मेरी शिफ्ट में तो मुझे क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं मिले, 1-2 होंगे बट रिपीटेड नहीं थे। नहीं थे, है ना? कंप्लीटली अलग था। हाँ, ठीक बिल्कुल है, तो अलग ये भी था। सीख है आप लोगों के लिए कि पेपर जो है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है? हुँ, खास करके डोमेन्स में। इंग्लिश जीटी में तो ऑफकोर्स होगा ही नहीं, है ना? जीटी में क्वांट्स और रीजनिंग में हो सकता है, लेकिन मतलब सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा ऑफकोर्स। और इंग्लिश इंग्लिश का कैसा रहा पेपर? इंग्लिश का पेपर अच्छा रहा, मेजरली मिसमैनेजमेंट के कारण थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हुआ। 45 मिनट्स की जगह उन्होंने 25 मिनट्स दिए, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। चलिए, अच्छा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि प्रिपरेशन चल रही थी बहुत अच्छा, सीयूईटी का एग्ज़ाम भी हो गया था या सीयूईटी का एग्ज़ाम चल रहा था, तब हम लोगों को ये पता चल रहा था कि नीट का स्कैम हो गया राइट। है ना? और नीट में बहुत इरेगुलरिटीज़ हो गई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है और ऑलमोस्ट 69 या 72 बच्चे थे जिनके नीट में 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, एग्जैक्टली। चीटिंग के केसेस आ रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तो इस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था दिमाग में? मेंटल हेल्थ पे तो बहुत अफेक्ट करता था, बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी मैं अभी लास्ट 2 एंड हाफ मंथ से, ठीक है। क्योंकि पिछले साल तो एनटीए ने 29 डेज़ में रिज़ल्ट दे दिया था, इस बार 2-2.5 महीने लग गए रिज़ल्ट आने में। तो स्ट्रेस तो बहुत होता था, बस भगवान से प्रे करती थी कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो इस बार। क्या लगता है स्कैम हुआ है? नहीं, स्कैम तो नहीं हुआ है, ये एक चीज़ है कि पेपर शिफ्ट्स में हुए थे बट नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और परसेंटाइल भी नहीं दिए। हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली। सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स कम भी हुए हैं जितना उन हुँ, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था या फिर आंसर की से चेक करने के बाद। जब फाइनल आंसर की आई और जब तुमने चेक करा फाइनल आंसर की, क्या रिएक्शन था? मेरी तो प्रोविज़नल आंसर की में ही जितने आ रहे थे उतने ही फाइनल आंसर की में, बट मैंने फाइनल आंसर की में ये चीज़ नोटिस की कि जितने भी क्वेश्चन में चैलेंजेस उठे थे, उसमें एनटीए ने आंसर्स बदले थे, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही माने गए थे या फिर ड्रॉप कर दिया गया था। तो हाँ, उस केस में मार्क्स बढ़े होंगे, बट मेरे तो जितने प्रोविज़नल में आ रहे थे उतने ही फाइनल में आ रहे थे और स्कोर कार्ड में भी उतने ही मार्क्स आए। ठीक है। जब घर वालों को तुमने बताया कि हुँ। मेरे ऐसे-ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उनका क्या रिएक्शन था?
खुश थे, बहुत खुश थे। मेरे साथ-साथ उनका भी ड्रीम था कि मैं डीयू के बेस्ट कॉलेज में पढूँ। प्राउड फील कर रहे थे मम्मी हाँ, पापा? बिल्कुल, बहुत प्राउड फ़ील करते। भाई प्राउड फील कर रहा था? पापा मेरे आए भी हैं, इनफैक्ट मैं पटना से आई हूँ तो अभी अच्छा आए पापा। साथ में। हाँ जी, ठीक है, मिलते हैं उनसे भी। श्योर। अच्छा मुझे ये बताओ कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आजकल, है ना? मतलब सोशल मीडिया है, ठीक है, खास करके सोशल मीडिया ही है ना? गेम्स वगैरह भी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जिससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। राइट। ऐसा क्या था कि तुम्हें उन चीज़ों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, या फिर तुम चलाती नहीं हो ये सब? नहीं, मैं हूँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बट मैंने बहुत लिमिट करके रखा था। तो ठीक है। मेरा जो डेली गोल रहता था, अगर वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया यूज़ करती थी। वरना गोल के बीच में तो नहीं। अगर गोल कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा टाइम बचा है, तब यूज़ करती थी, वरना नहीं भी करती थी। ऐसा कुछ एडिक्शन नहीं था। मैं बहुत डिटरमिन्ड थी कि मेरे को करना है। हिंदू कॉलेज में जाना है? हाँ। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हिंदू कॉलेज वाले खुद ही आ जाएंगे अब तुम लेने के लिए कि आ जाओ एडमिशन ले लो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ अनन्या कि सोशल मीडिया की अपन ने बात करी, अब आते हैं अपन स्ट्रीम पे, है ना? जैसे कि आपने स्टार्ट किया था कि सर मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड थी, तो इस वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली। ह्यूमैनिटीज़ लेने से पहले क्लास 10th में या उससे पहले सोशल स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों था? पापा की वजह से? पापा की वजह से नहीं, लाइक मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट था, बट मेजर मोटिवेशन यूपीएससी, तो उसमें सोशल स्टडीज़ तो पढ़नी ही है। ठीक है। तो तो इंक्लाइन एक थी इस वजह से। बैकग्राउंड बनाकर चल रही हो तुम हाँ। सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। राइट। फेवरेट सब्जेक्ट तुमने जैसे कि बताया कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस है। साइंस है। अच्छा अपन बात भी कर रहे थे कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है हम्म, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए भी ऑफ कोर्स, है ना? Same. हिस्ट्री मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट। हम्म, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ माइन इज हिस्ट्री। और ये दो सब्जेक्ट खासकर बहुत लेंदी है, बहुत मतलब बहुत लेंदी है ना? और कई बार ये होता है कि डायरेक्ट अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, ठीक है। तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना? कई बार छोटी क्लासेस में अपने को ये भी नहीं पता होता कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है ना? मेनली सोशलिज्म कम्युनिज्म में कम्युनिज्म में डिफरेंस नहीं बहुत। पता होता है हम लोगों को, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है, और काफ़ी सारे बच्चों ने 11th क्लास भी ठीक से नहीं करी होती है, तो इस वजह से भी 12th में प्रॉब्लम आती राइट। है ना? हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है 12th में। राइट। तो क्या लगा तुम्हें कि डीप स्टडी करने के लिए या अच्छे से पढ़ने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना चाहिए? लेक्चर्स आप अपने देखो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप दोबारा भी देख सकते हो लेक्चर्स। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना मैंडेटरी है। मैंने और कोई भी बुक्स रेफ़र नहीं की थी एनसीईआरटीज़ के अलावा। तो बेसिकली मैंने एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी 2 बार एग्ज़ाम के पहले, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो प्रैक्टिस एनसीईआरटीज़। मेक्स अ वुमन परफेक्ट। राइट, ठीक है। एब्सोल्युटली। चलिए अब मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में और खास करके क्लास 12th में टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। लाइक हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही थियोरेटिकल हैं, तो इसमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर्स की कि इंटरेस्ट जगा के रखें। तो उसमें टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, रोल एक है। ऐसा पर्सपेक्टिव भी बना हुआ है कि हाँ, ह्यूमैनिटीज तो बोरिंग बोरिंग होती है है। ना? तो क्या लगता है, बोरिंग होती है ह्यूमैनिटीज? बोरिंग होती नहीं, अगर पढ़ने की चाह है तो फिर बोरिंग नहीं लगेगी, नहीं और लगती। अच्छे टीचर्स आपको मिलनी चाहिए, गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, तो फिर बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है। कौन फेवरेट टीचर है आपका? बहुत कंट्रोवर्शियल है। आप ही ठीक हो है। ऑफ कोर्स। अभी बस इंटरव्यू खत्म। चलिए ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। जी। तब तक मुझे ये बताओ कि मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि सारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं अभी, है ना, खास करके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी आप? मैं उनके लिए बेसिकली यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अर्ली स्टार्ट करो। आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे एंड में आपको उतनी कम प्रॉब्लम होगी। तो आप स्टार्टिंग से ही लगे रहो, फिर गोल आपका ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि एनसीईआरटीज, है ना, अड्डा की ई बुक्स जो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, और मॉक्स वगैरह 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 वगैरह, इनका कंटेंट कैसा लगा आपको? अच्छा है, कंटेंट क्रिस्प है। लाइक एनसीईआरटीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखा रहता है। ठीक है। अड्डा की ई बुक्स में सब कुछ पॉइंट्स में है। अच्छा। तो आप एनसीईआरटीज़ रीड करो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एनसीईआरटीज़ नहीं रीड करने,
एनसीईआरटीज़ रीड करके आप अड्डा की बुक से उसको रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपको पॉइंट्स इम्पोर्टेंट क्रिस्प वे में आपको मिल जाएँगे। ठीक, बुक्स भी ली थी तुमने अलग से? नहीं, अलग से बुक्स नहीं ली अच्छा, थी, ई-बुक्स ई-बुक्स मिली में थी। सारी चीज़ें थी हुँ, हुँ, आपके पास। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन स्टडीज़ में और ऑफलाइन स्टडीज़ में क्या डिफरेंस लगता है? ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में? ऑफ़लाइन पढ़ने में ऑफ़ कोर्स वो एक ज़्यादा क्लोज़नेस फ़ील होती है, ठीक है, बट ऑनलाइन में तो आप फ्लेक्सिबल है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहो तब क्लासेस देख लो। अगर आप ये किसी वजह से मिस भी हो गए तो आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन में ज़्यादा है, बट एक अगर पर्सनल टच देखा जाए तो वो ऑफ़लाइन में ज़्यादा है। मतलब दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, क्या हम लोगों के टीचर्स, हुँ, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के टीचर्स, हुँ। ठीक है, जब भी तुम्हें उनकी हेल्प चाहिए होती थी, तो क्या वो करते थे हेल्प आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल, टीचर्स तो बहुत डेडिकेटेड है अड्डा के, तो जब भी हेल्प चाहिए होती थी तब हेल्प हमेशा मिली है मेरे को तो। ठीक है। मुझे ये बताओ कि जब बोर्ड्स नज़दीक आ रहे थे और बोर्ड्स नज़दीक आने के टाइम पीरियड में एक ये होता है कि क्विक रिवीजन करें कुछ, हुँ, है ना? हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, कुछ ऐसा रिवाइज़ करने के लिए मिल जाए हम लोगों को कि फटाफट हो जाए, क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं पेड क्लासेस में वो हुँ, लंबी-लंबी क्लासेस है। राइट। टाइम बहुत है अपने पास, है ना? जो अपन ने एम्बिशन बैच स्टार्ट किया था, आई थिंक वी स्टार्टेड इन जून और हुँ, जुलाई समथिंग, जून। और वो जनवरी तक अपन ने क्लासेस करी है, हुँ, हुँ, लगातार हुँ। हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ के। तो क्विक रिवीजन के लिए क्या किया तुमने? क्विक रिविज़न के लिए अड्डा की ही सीरीज़ आई थी यूट्यूब पे, रीस्टार्ट। वो ठीक है, रीस्टार्ट सीरीज़ मैंने स्टार्टिंग टू एंड पूरी फ़ॉलो करी और वो बहुत बेनिफिशियल थी। मेजर ठीक क्वेश्चंस है, तो उसमें बोर्ड्स में मैच ही हुए थे रीस्टार्ट सीरीज़ के। ठीक है। किसकी रिस्टार्ट सीरीज़ थी ये? आपकी थी। अच्छा, मेरी थी। ऑफ ठीक है। कोर्स। अच्छा, तो अनन्या से आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो आप लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना? अनन्या से अपन ने बहुत सारी बातें करी है, ठीक है? अनन्या, आई होप कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। होप क्या, मिल ही जाएगा, अब तो 800 में से 800 आए हैं। अनन्या, सिविल यस सर। सर्वेंट बनना है? हाँ जी। क्या बनना है तुम्हें? आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या बनना है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो आईएएस ही रहेगी सर। आईएएस रहेगी, हाँ जी। ठीक है। घर में है कोई आईएएस? नहीं, 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 पूरे खानदान में कोई नहीं। नहीं है, ठीक है। पापा मम्मी इंटरव्यू देखेंगे, है हाँ, ना? उनके लिए कुछ कह दो। मैं उनको तो बस थैंक यू ही कहना चाहूँगी, पूरे जर्नी में उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, लाइक सुबह उठाने से लेकर, खाना देने से लेकर, रात को सोने तक, बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया है, हमेशा मेरी हेल्प की है पढ़ाई में। तो बस थैंक यू ही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर। ठीक है। और एक मैसेज तुम्हारी तरफ से अड्डा 24/7 के लिए, टीम के लिए, और एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, फटाफट फटाफट से। अड्डा 247 की टीम को तो मैं अगेन थैंक यू ही कहना चाहूँगी, बहुत बड़ा रोल रहा है। आज मैंने जो भी अचीव किया है वो आप लोगों के बिना नहीं पॉसिबल हो पाता। तो दिल से थैंक यू सो मच सारे टीचर्स को, सबने बहुत मेहनत करी, हमेशा हेल्प करी है, डाउट्स भी सारे सॉल्व किए मेरे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। आप अपनी तरफ से अपनी रिसर्च करो, आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसकी मैपिंग करो, फिर उसके क्लासेस आप बिगनिंग से ही करना स्टार्ट करो। मेजरली तो 12th के साथ-साथ ही आप कर लोगे डोमेन्स, और बाकी इंग्लिश भी आप साथ-साथ चलाते रहना, एवरीडे भी 1 से 2 घंटे दोगे इंग्लिश को तो काफ़ी है। बाकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज़ मच एज़ यू कैन, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में ही देना है, तो थ्योरी पढ़ के नहीं होगा, प्रैक्टिस करो आप। मेजर एमसीक्यूज़ जितने भी आपको मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, तो वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मैच हो ही जाएँगे फिर। चलिए, तो ये थी अनन्या आर्या, है ना? 800 आउट ऑफ 800, वन ऑफ आवर सुपर टॉपर्स, है ना? ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आप सब लोगों के सामने आता रहूँगा, और ऐसे ही टॉपर से मुलाकात करवाता रहूँगा। आप लोग वीडियो के नीचे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों को ये वाला इंटरव्यू कैसा लगा, बेनिफिशियल लगा, नहीं लगा। अनन्या को कांग्रेट्स ज़रूर लिखना आप लोग, है ना? और मिलते हैं अपन अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए मोइन पठान और अनन्या आर्या आप सबसे कहते हैं जय हिंद।